स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीजीआईसी की परीक्षा हेतु संस्कृत विषय की 125 प्रश्नों की श्रृंखला आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। यह क्रम से 11वीं टेस्ट सीरीज है और यह सुखनाशोपदेश जो कि कादम्बरी का एक प्रकरण ग्रंथ है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रायः सभी परीक्षाओं में कादम्बरी को पढ़ना पड़ता है और टीजीटी में सुखनाशोपदेश विशेष रूप से है और साथ ही साथ यूजीसी नेट में भी सुखनाशोपदेश की पुस्तक लगाई गई है नए पाठ्यक्रम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है, जो कि एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है। और साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि अभी सरल से कठिन की ओर हम लोग ले चल रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन प्रतियोगी शिक्षक कुछ लोग पढ़ते भी हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं संस्कृत पढ़ने में भी। तो सबसे पहले सरल से कठिन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। जिसको संस्कृत नहीं आती है तो सबसे पहले हिंदी में जाने कि बाणभट्ट की रचना है, उसके बाद बाणभट्ट से रचना अस्ति धीरे धीरे सीखना होगा। तो संस्कृत में भी पेपर मिलेंगे, संस्कृत टू संस्कृत, क्योंकि इस बार टीजीटी के लिए विशेष रूप से जो कहा जा रहा है कि पेपर जो है संस्कृत टू संस्कृत बनेगा। तो संस्कृत टू संस्कृत का पेपर भी बन रहा है, लेकिन सरल से कठिन का सिद्धांत आप सरल से कठिन वाला जो सिद्धांत है उसका पालन करें। जरूर संस्कृत में जो भी पेपर बनेंगे आप आराम से कर जाएंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे। 125 प्रश्न होंगे टीजीटी में। साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि इस बार साक्षात्कार नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहना है और अपनी तैयारी को अच्छी करनी है। तो 7905775529 पर आप संपर्क कर सकते हैं टेस्ट सीरीज कक्षा क्लास के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। तो यह क्रम से 11वीं टेस्ट सीरीज थी। फिर अगला जो भी संडे है उस रविवार को 12वीं टेस्ट सीरीज होगी। इन सभी टेस्ट सीरीज, इसके पहले के भी 1 से 10 तक टेस्ट सीरीज हो चुके हैं। सभी टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए भी आप जो है इस बार इस नंबर पर, दिए गए इस नंबर पर था 7905775529 पर संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होगा, इन सभी प्रोसेस के लिए आपको कैसे प्राप्त होगी टेस्ट सीरीज, सभी प्रोसेस से गुजरना होगा। क्या प्रोसेस है, टेक्निकल टीम आपको बताएगी। पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं कि कादम्बरी के माता का नाम है लक्ष्मी गौरी मदिरा केवरक। दूसरा प्रश्न है पुंडरीक के पिता का क्या नाम है, सुकना सेतुकेत तारापीठ सुद्रक। तो देखिए मित्रों, मैं प्रश्न की व्याख्या भी कर दे रहा हूँ, उत्तर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें देखने के बाद कादम्बरी की माता कौन है। इसका सही जवाब है मदिरा, यानी कादम्बरी का अर्थ भी होता है मदिरा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। पुंडरीक के पिता का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं पुंडरीक का पूछा है तो श्वेत केतु, यानी श्वेत केतु, और यानी पिता कौन है, श्वेत केतु। महाश्वेता की परिचारिका पूछा है तो देखिए तरलिका है, इसका राइट आंसर है। देखिए महाश्वेता हमने दिया था क्लू, त से तरलिका, त से अंतिम महाश्वेता में त आ रहा है, त से तरलिका। महाश्वेता की कौन है, तरलिका है। और पत्रलेखा चंद्रापीठ की है। और केवरक जो है वह कादम्बरी का जो है, क से कादम्बरी, क से केवरक, परिचारिका सेवक है। कादम्बरी के पिता का नाम है तो ये चित्ररथ है। कादम्बरी का मतलब होता है मदिरा, और जो मदिरा जो रैपर होता है जिसमें दारू आप लाते हैं मदिरा में, उसमें चित्र बना रहता है रथ का, यानी कादम्बरी का अर्थ मदिरा होता है। जो उसकी बॉटल होती है, बॉटल पर चित्र छपा रहता है रथ का। तो कादम्बरी के पिता कौन है, चित्ररथ। बाणभट्ट के पिता का क्या नाम है, चित्रभानु। देखिए बाणभट्ट का चित्रभानु, तो बाणभट्ट आप यहाँ चित्र बना लीजिए। और ये बाण का देखिए भान लिखा है, जैसे बाण वैसे भान, यानी चित्रभान। बाण का चित्र बना लीजिए, बाण और भान ऐसे कुछ मिल रहा है, आप भिड़ा लेंगे चित्रभानु। बाणभट्ट की माता का नाम है राजदेवी। यहाँ से आप देख सकते हैं बाणभट्ट जब भी बाण छोड़ा जाता है वह राज करता है, अर्थात किसी को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर माता जो है आप नोट कर लेंगे राजदेवी। एक ट्रिक दिया है आपको, बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट की माता का नाम है राजदेवी। और बाणभट्ट की शैली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पांचाली शैली है, अर्थात यहाँ से आप इसमें वैसे शैली पांचाली कहा जाएगा, लेकिन अलंकृत शैली
यहाँ पर सॉरी ये बी और सी दोनों ऑप्शन होगा, अर्थात प्रभावशालिनी और ओजस्विनी। अलंकृत शैली नहीं है। बाणभट्ट की जो शैली अत्यंत है वो उसमें अगर पूछा जाता है तो अलंकृत शैली नहीं है। बाणभट्ट की भाषा का प्रवाह है, अविच्छिन्न है, अर्थात कहीं से टूटी हुई कहानी नहीं है, ऊर्जस्वल है, अर्थात ए बी दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। बाणभट्ट का प्रिय अलंकार है, परिसंख्या अलंकार है, अर्थात ऑप्शन बी। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है किसका अवलंबन लेकर के, इसका सी होगा मकरंदी का वृत्तांत। 11वां प्रश्न है बृहत कथा किसकी रचना है, तो इसका डी ऑप्शन होगा गुणाढ्य की। 12वां है कादम्बरी में अधिकृत कृत्य ग्रंथे सूत्र से कौन सा प्रत्यय का बोध होता है, तो अण प्रत्यय लगा है। मालवा की राजधानी उज्जैनी है, अर्थात ए विकल्प सही है। उसके बाद आप देख सकते हैं 14वां प्रश्न है बाणभट्ट की कौन सी रचना अन्य कृति की अन्य लोगों की कृति मानी जाती है, तो पार्वती परिणय, अर्थात विकल्प ए है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती परिणय बाणभट्ट की रचना नहीं है, किसी अन्य की है, ऐसा भाव है। 15वां है बाणभट्ट ने अपना काव्य किस रीत में लिखा है, तो पांचाली रीत में लिखा है। 16वां है शुक का पूर्व जन्म था वैशंपायन, इसका आप क्रम याद कर लीजिएगा, पू वै शुक, यानी शुक मतलब जो वैशंपायन नामक जो तोता था वह पूर्व जन्म था वैशंपायन, और वैशंपायन पूर्व जन्म था पुंडरीक, यानी पुंडरीक फिर वैशंपायन हुआ फिर तोता हुआ। पुंडरीक पहले था, फिर उसका दूसरा जन्म हुआ तो वैशंपायन के रूप में, वैशंपायन से शुक के रूप में। अब आरूढ़ प्रतापो ही राजा भवत, यहाँ पर सिद्धादेश होगा, अर्थात विकल्प ये। गद्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय है। तात शब्द किस अर्थ में आया है, यहाँ पर संबोधन के अर्थ में आया है। तात पिता और पुत्र दोनों के लिए आता है। अशिशिरोपचार हार्य अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा, दर्प का अर्थ है यहाँ घमंड। और 21वां शुक्राशुपदेश में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। 22वां है इति अतः अभिधीयसे भवति, तो यहाँ विस्तरेण शब्द होगा, इति अतः विस्तरेण अभिधीयसे। यहाँ पर शुकनाश जो है चंद्रापीठ से कहता है, पहले ही पेज में आया है, अर्थात जहाँ पर आप जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्य से अधीत सर्वशास्त्र से तेन अल्पम उपदिष्टम अस्ति, यहाँ से अंतिम लाइन में लिखा है इति अतः अभिधीयसे। विदित वेदितव्य से है, यहाँ पर विशेषण पद होगा, अर्थात बी विकल्प होगा। अधीत में कौन सी धातु है, ई धातु है। और उच्छेद में कौन सी धातु है, यहाँ पर छिद धातु है, अर्थात डी विकल्प सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26वां प्रश्न है उपसमह में प्रत्यय है, तो यहाँ उपसमह में आप दिखाएंगे घय प्रत्यय है उपसमह में। फिर आगे देखिएगा दारुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 27वां का है नहीं पूछा है, यानी भीषण भी होता है, घोर भी होता है, भीम भी होता है, पदार्थ। तो यहाँ पर आपको रुक करके पढ़ना होगा, क्योंकि नहीं को हाँ कर लेंगे तो आप भीषण लगा के चले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका विकल्प सही है डी, यानी दारुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो विषय में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ अच प्रत्यय है, अर्थात विकल्प बी सही होगा। रागह में कौन सी धातु है, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, रंज धातु है। अभिधीयसे में लकार है, तो इसका रूप चलेगा लिट लकार का रूप है अभिधीयसे, तो इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद एक यहाँ पर हम लोग मिलेंगे 30 प्रश्न के बाद, अर्थात इसके बाद 31वें प्रश्न से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल सुपर 30 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस सुपर 30 को आप जरूर अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए, प्रायः ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7905775529। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे इस चैनल पर हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी तरीके से आप तक महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।